अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यूर ऑल फाइन एंड डूइंग ग्रेट। क्लास 10th आज हम एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में जो पिन्ड कमेंट है आपको टाइम कोड मिल जाएंगे, जिसकी मदद से आप अपनी पसंद का क्वेश्चन देख और समझ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले बड़ा ब्रीफली इसका ओवरव्यू मैं देना चाहता हूँ आपको। अच्छा, अक्सर ये बात होती है कि ये जो मैथ है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका कहाँ कहाँ यूज़ है, यानी कि ठीक है ना। हम मैथ की जो नंबर्स है या फंक्शंस है या तरह तरह के ग्राफ्स जो हैं वो तो बना लेते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकली यूज़ कहाँ पर है, ये अक्सर सवाल किया जाता है और आपके ज़हनों में भी है ना। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखकर ये जो करिकुलम या नई बुक है उसको बनाया गया है कि हर यूनिट के आखिर में आप देखते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम दिए जाते हैं, ताकि बच्चों को अंदाज़ा हो कि हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसी लिहाज से जो फंक्शन है उसके हवाले से भी हमारी जो डेली लाइफ है उसमें बहुत से मसाइल हैं जिनको हम आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 भी उसी से रिलेटेड है, इसको ज़रा हल करके देखते हैं और पहले पढ़ते हैं इसको। ये कहता क्या है? कहता है कि अ फंक्शन बी ऑफ टी इज इक्वल टू 5000 प्लस 200 इंटू टी। ये एक फंक्शन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? टोटल बैलेंस को, जो कि रुपयों में है। ठीक है, अच्छा, आफ्टर टी मंथ्स, यानी कि ये जो टी यहाँ पे जो वैल्यू है ये महीने के लिहाज से है। इसमें समझने वाली बात ये है कि देखें, 5000 रुपया तो उसके पास फिक्स पड़ा हुआ है ना, तो हर महीने ये जो 200 रुपया है उसका जो बैलेंस है वो बढ़ रहा है। तो ठीक है ना, तो यानी कि 5000 रुपया तो वो लेके चला, तो अब हर महीने 200 रुपया बढ़ेगा, तो यानी कि ये टी के लिहाज से हम इसको फंक्शन बना सकते हैं, हाँ? तो आप 6 महीनों के लिहाज से क्या करेंगे कि 6 को जो है 200 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5000 में ऐड करेंगे तो आपको बैलेंस मिल जाएगा। तो इसी लिहाज से चाहे आप साल का निकालना चाहें, 2 साल का निकालना चाहें, ये फंक्शंस आपको बड़े सिंपल बताए हुए हैं। कॉम्प्लेक्स फंक्शंस आपकी बहुत से जो मसाइल हैं जो कॉम्प्लेक्स किस्म के होते हैं उसको बड़े आसान तरीके से वो सॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल हम इसको अब सॉल्व करते हैं। पहले हम जो दिया गया फंक्शन है उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। दिया हुआ फंक्शन क्या है? बी ऑफ टी इज इक्वल टू 5000 और इसमें ऐड क्या हो रहा है? 200, और मंथ जो है वो टी से रिप्रेजेंट किया गया है। अच्छा, अब जो गिवन मंथ्स हैं वो कितने हैं वो हम लिख लेते हैं कि गिवन मंथ्स। मंथ्स के लिए हम यहाँ पर जो नोटेशन उसने खुद दी हुई है टी वो यूज़ कर लेंगे, और मंथ्स दिए हमें 6 मंथ्स। ठीक है, अब यही जो वैल्यू है हम गिवन इक्वेशन में हम इसको रख देंगे। ठीक है, तो हम अपना आंसर इसमें ले आएंगे। ठीक है, तो 5000 एज इट इज़ आ जाएगा, और उसके बाद 200 और टी की जगह पे आप 6 डाल देंगे। ठीक है, और 5000 प्लस 200 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ज़ुबानी आप कर सकते हैं, 1200। 5000 और 1200 कितने हो जाएंगे? 6200 हो जाएंगे ना जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बहुत आसान है, इसको पहले हम देख लेते हैं। A function f of k is equal to 150 plus 20k represents the total fare in rupees for k kilometers। ये गिवन फंक्शन है जो कि टोटल फेयर जो कि रुपयों में हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ पे के की जो वैल्यू वो किलोमीटर्स के लिए है। ठीक है ना, बेसिकली आपने यकीनन इन ड्राइव या उबर पे आपने सफ़र किया होगा। ठीक है, तो उस हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये क्वेश्चन है। यानी कि जब भी आप राइड लेते हैं ना तो ये 150 रुपीज़ तो आपने उसको देने ही देने हैं ना, और हर किलोमीटर पर 20 रुपये बढ़ते जाएंगे, यानी कि 2 किलोमीटर सफ़र करेंगे तो 40 रुपये बन जाएंगे, 10 किलोमीटर करेंगे तो 200 रुपये बन जाएंगे। लेकिन आप जितना मर्जी सफ़र करें, चाहे यहाँ से बैठ के अगले चौक में उतर जाएं, ठीक है ना, तो ये 150 रुपीज़ आपने उनको चार्जेस देने ही देने हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो अब वो कहते हैं कि हाउ मच विल बी फेयर बी फॉर अ 12 किलोमीटर राइड। तो अगर आप 12 किलोमीटर की राइड लेते हो तो ये फेयर जो है ये कितना बनेगा? तो सिंपल है, कोई इतना मसला नहीं। आप गिवन फंक्शन एज इट इज़ पहले लिख लें, उसके बाद जो के की वैल्यू 12 है उसको आप पुट करें और अपना आंसर निकाल लें। ठीक है, तो पहले हम
गिवन फंक्शन एज इट इज़ लिख लेते हैं, एफ ऑफ के इज इक्वल टू 150 प्लस 20k, और जो गिवन डिस्टेंस दिया हुआ है वो आपको पता है कितना दिया हुआ है, 12 किलोमीटर है ना जी। तो वो हमने गिवन डिस्टेंस के जो है वो 12 किलोमीटर है। तो अब यही वैल्यू जो है के की जगह पे आप 12 जो है वो मेंशन कर दें, ठीक है। तो आप अपना आंसर ले आएंगे। तो 150 प्लस 20 इंटू 12, ठीक है। तो यहाँ पर 150 प्लस 20 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 240 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी तसल्ली के लिए। 12 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है, 240 आ जाएगा। तो इसके बाद हम 150 जो है उसमें ऐड कर लेते हैं, 150 प्लस 240। तो आपके पास आंसर जो है वो 390 है, क्योंकि ये फेयर था रुपीज़ के अंदर। तो ये अब हमारे पास आंसर आ जाएगा 390 रुपीज़। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम है वो ये है कि द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैंसी सोफ़ा सेट वुड बी फिक्स चार्जेस 5500 रुपीज़, ठीक है। यानी एक सोफ़ा सेट है, उसके फिक्स चार्जेस हैं जो कि 5500 रुपीज़ हैं, ठीक है। विच इज़ मॉडल्ड एज, तो अगर फंक्शन की सूरत में हम उसको लिखते हैं तो वो 5500 एन लिखते हैं। और यहाँ पे जो स्मॉल एन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ सोफ़ाज़। 2 सोफ़ाज़ होंगे तो 5500 से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी लिहाज से जितने वो सोफ़ा बताएगा वो इसके अंदर आप एन की वैल्यू के अंदर रखेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ़ सोफ़ा सेट्स, ठीक है, जैसा कि अभी बताया कि जो एन है वो सोफ़ा सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 50 सोफ़ा सेट, और आपने 50 सोफ़ा सेट की कॉस्ट निकालनी, तो निकाल लेते हैं। तो गिवन फंक्शन हम एज इट इज़ लिख लेते हैं कि एफ ऑफ एन इज़ इक्वल टू 5500 एन, ठीक है। और उसके बाद जो नंबर ऑफ़ सोफ़ा सेट्स हैं वो कितने गिवन है, नंबर ऑफ़ सोफ़ा सेट्स वो 50 सोफ़ा सेट्स गिवन है, और इसको रिप्रेजेंट हमने करना है एन के साथ जो कि उसने खुद बोला हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, हमने अब जो चार्जेस निकालने हैं उसके लिए एन की जगह पर 50 लिख देते हैं, ठीक है। और 5500 एन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर 50 को 5500 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो टोटल कॉस्ट है रुपीज़ के अंदर वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं कि 5500 को आपने मल्टीप्लाई करना है 50 के साथ। तो 50 के साथ जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका जो आंसर है वो 275,000 आ गया, ठीक है। तो 275,000 आपका आंसर आ जाएगा। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 नज़र आ रहा होगा, जिसके अंदर फंक्शन टी ऑफ डी दिया हुआ है, डी ओवर 60 इसकी इक्वेशन है। रिप्रेजेंट्स द टाइम टी, ये जो फंक्शन है टाइम टी को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो आवर्स के अंदर है, घंटों में है। टू ट्रैवल अ डिस्टेंस डी, तो यहाँ पे जो डी की वैल्यू है वो डिस्टेंस के लिए है, ठीक है। और डिस्टेंस किस में लिया हुआ है, किलोमीटर के अंदर लिया हुआ है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 180 किलोमीटर, तो 180 किलोमीटर आपने ट्रैवल करना है। तो वो पूछ रहा है इस फंक्शन को यूज़ करके आपने टाइम टी निकालना है। तो सिंपल डी की जगह पे 180 रख देंगे और अपना आंसर ले आएंगे। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उसको लिख लेते हैं। गिवन फंक्शन हमारे पास टी ऑफ डी है, तो टी ऑफ डी लिखकर डी ओवर 60 आ जाएगा। और जो गिवन डिस्टेंस है हमें हमारे पास वो 180 किलोमीटर है, और गिवन डिस्टेंस डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम 180 किलोमीटर मेंशन कर देंगे, और ये 180 जो है अब फंक्शन के अंदर इसको पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आवर्स के अंदर आ जाएगा, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 से कैंसिल होगा, 6 3 18, तो मतलब 3 इसका आंसर है। और क्योंकि 3 आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे हम आवर्स लिख देंगे। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बेसिकली ये कहा जा रहा है कि कंपनी चार्जेस 100 रुपीज़ फॉर इनकोडिंग वर्क। एक कंपनी है जो इनकोडिंग वर्क करती है और वो 100 रुपीज़ फिक्स चार्जेस ले रही है, ठीक है, इनकोडिंग के लिए।
तो उसके बाद वो कहता है कि इन एडिशन द कंपनी चार्जेस 5 रुपीज़ पर पेज ऑफ प्रिंटेड आउटपुट। अब वो पेजेस भी निकालती है, ठीक है, प्रिंट करती है, तो हर पेज का वो 5 रुपया ले रही है, ठीक है। 100 रुपीज़ फिक्स हैं, वो तो लेने ही लेने हैं, लेकिन हर पेज का जब प्रिंट आउट आएगा तो 5 रुपये वो उससे उससे अलहदा से लेगी कस्टमर से। द मॉडल ऑफ फंक्शन, जो इसका मॉडल बनेगा फंक्शन का, वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100 + 5x। 100 रुपीज़ फिक्स है जैसा कि उसने खुद बताया, और 5 ऑफ x यानी कि x जहाँ पे प्रिंटेड पेजेस की तादाद है, जितने प्रिंट पेजेस होंगे उतने ये समझ लें एडिशनल चार्जेस पड़ते जाएंगे कस्टमर को। अच्छा, अब देखें, बेसिकली ये बड़े सिंपल से फंक्शंस आपको बताए जा रहे हैं इसलिए कि आप खुद से अपनी जो है ना रोज़मर्रा ज़िंदगी में फंक्शंस को क्रिएट कर सकें, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि ये क्वेश्चन हल करने के बाद आप देखिएगा कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे कौन से मसाइल हैं कि जो फंक्शन से हल हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे इंशाल्लाह आपकी जो कंसेप्चुअल लर्निंग है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, वेयर एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेजेस, तो ये दोबारा फिर बात आ गई कि एक्स नंबर ऑफ पेजेस की बात है जो कि प्रिंट निकाले जाएंगे। हाउ मच विल कंपनी चार्ज, कंपनी कितना चार्ज करेगी अगर 55 पेज जो हैं उसको इनकोड किया जा रहा है और प्रिंट किया जा रहा है, ठीक है। इनकोडिंग के लिए तो 100 रुपीज़ तो है ही है, तो 55 जो पेजेस हैं वही अब चेंज आएगा जो कि एक्स से रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना। तो बस आपने फंक्शन लिखना है और एक्स की जगह पे 55 मेंशन करना है और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम गिवन फंक्शन एज इट इज़ लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100 प्लस 5x, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेजेस जो कि एक्स से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हर पेज के लिहाज से 5 रुपये कस्टमर को पड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने वो देखने हैं, नंबर ऑफ पेजेस उसने कितने गिवन बताए हैं, 55, ठीक है। तो हमने जो कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट निकालने के लिए गिवन फंक्शन के अंदर हम 55 जो है वो मेंशन कर देते हैं, और जहां आपको एक्स नज़र आ रहा है वहां पे आपने 55 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ 100 आ जाएगा, और 100 प्लस 55 को 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। 55 को 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 275 आ जाएगा, और 275 को 100 में ऐड करेंगे तो जो टोटल कॉस्ट कस्टमर को अदा करना पड़ेगी वो होगी 375 रुपीज़। एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये पिछले वर्ड प्रॉब्लम से थोड़ा सा डिफरेंट है, बट इट इज़ ईजी। तो आप बिल्कुल आसानी से स्टेप बाय स्टेप इसको हल कर लेंगे, कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कुछ मैं चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन करूँगा, तो इसको लाजमी देखिएगा ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन भी आपको सॉल्व हो जाएं, और इंशाल्लाह जब आप अगली क्लासेस में जाएंगे तो ये कंसेप्ट आपको काम देगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। कहता है केमिकल रिएक्शन इज स्टेबल एट 37 डिग्री सेल्सियस, कि केमिकल रिएक्शन 37 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल है, ठीक है। द प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप, ये जो प्रोसेस है केमिकल रिएक्शन वाला ये रुक जाएगा कब, इफ़ द टेम्परेचर डेविएट्स बाय मोर देन 2.5 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 2.5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से फ़र्क आ जाए, डेविएट कर जाए, यानी कि 2.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए या कम हो जाए, तो ये 37 डिग्री सेल्सियस पे जो रिएक्शन स्टेबल है ये स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, अब ये कंडीशन की ना उसने एक मॉडल बना के उसको आपके सामने रख दिया है कि T-37 डिग्री सेल्सियस को उसने एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर रख दिया है, दैट इज़ ग्रेटर देन 2.5 डिग्री। यहाँ पे जो T जो है ये टेम्परेचर के लिए है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि फॉर व्हाट टेम्परेचर वैल्यूज मस्ट दी प्रोसेस बी स्टॉप, यानी टेम्परेचर की वो कौन सी वैल्यूज हैं जहाँ पे प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, ये जो क्वेश्चन है आप इसको वैसे ज़ुबानी भी कर सकते हैं एक तरह से, देखें ना कि 2.5 डिग्री सेल्सियस का डेविएशन है ना, तो 37 में एक दफ़ा प्लस कर लें और एक दफ़ा माइनस कर लें, वो तो आपका आंसर ज़ुबानी भी निकल आएगा। लेकिन क्योंकि हमने मेथोडोलॉजी से और गिवन कंडीशन के हिसाब से निकालना है तो इसलिए हम उसको निकाल लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपसे भी बात की थी कि मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी इसके बारे में थोड़ी समझाना चाहता हूँ, तो वो आप अगर देख लेंगे तो आपका इंशाल्लाह उम्मीद है कि काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ना एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर दो तरह की इनइक्वालिटी आपको सामना करना पड़ता है। यहाँ पे लेस देन या इक्वल आ जाता है, या ग्रेटर देन
और ग्रेटर देन और इक्वल आ जाता है, इनसाइड इंटरवल आंसर आएगा, ठीक है। और जब ग्रेटर देन या ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात आ जाए, ठीक है, तब आपका आंसर हमेशा आउटसाइड द इंटरवल आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप कहीं नोट कर लें। अभी मैं आपको इसको ना ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ ज़हन नशीन हो जाए। अच्छा, इनसाइड इंटरवल का क्या मामला है? मसलन आपके पास कोई एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स है और मान लें कि ये वैल्यू जो है ये लेस देन और इक्वल है ये 6 के, मान लें, ठीक है। लेस देन पे आपने ध्यान देना है। जब भी लेस देन की बात आई तो मैंने कहा इनसाइड इंटरवल, यानी इंटरवल के अंदर अंदर आंसर आना है। इंटरवल से मुराद क्या है? यहाँ पर आप मिसाल के तौर पे आप नंबर लाइन ले लें। एक्सरसाइज 4.2 में बड़े डिटेल से हमने ये डिस्कस किया हुआ है। ये मान ले 0 है, ये मान ले इंटरवल 6 है, ये मान ले इंटरवल -6 है, ऐसा ही है। अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब आपको पता है वो डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। ओरिजिन से चाहे दाएं जाएं या चाहे बाएं जाएं, वैल्यू उसकी 6 ही है। नेगेटिव से कंफ्यूज नहीं होना, ये नेगेटिव वैल्यू जब एब्सोल्यूट के अंदर लगाएंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव ही निकलेगा। नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, राइट साइड पे देखें पॉजिटिव है, लेफ्ट पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव का जो साइन है सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, ठीक है। अच्छा, अब बात गौर करने वाली ये है कि उसने बोला है कि जब x का आंसर निकालेंगे ना तो वो 6 से छोटा रहेगा या बराबर आएगा। अब 6 का बराबर देखें यहाँ तक है, और 6 से छोटा यहाँ तक, 0 से लेके यहाँ तक आ जाएगा। और अगर माइनस की बात करें तो यहाँ पे भी वही बात है कि 6 तक रहेगा, ठीक है, या 6 के बराबर रहेगा अगर उसने इक्वालिटी का निशान डाला हुआ। तो देखें ये जो इंटरवल है ये बिल्कुल अंदर अंदर रहा है, कन्फाइंड है, क्लोज्ड है। इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी लेस देन या इक्वल में आए ना जी, लेस देन और इक्वल टू, तो आपने याद रखना है वहां पे आंसर हमेशा कहाँ किस सूरत में आएगा? इनसाइड इंटरवल आएगा, ठीक है, बस ये बात। अच्छा, अब दूसरी बात जो है वो ग्रेटर देन वाली, उसकी ज़रा बात हम समझ लेते हैं। इसी एग्जांपल के लिहाज से हम इसी एग्जांपल को मद्देनज़र रख लेते हैं, और यहाँ पर हम लेस देन की बजाय हम यहाँ पे लगा देते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन और इक्वल, इसका क्या मतलब है? यहाँ पर आपका जो आंसर है ना वो और की सूरत में आएगा, दो उसमें आपके ना आंसर निकलेंगे। वो कैसे, वो अभी आपको बताता हूँ। ओरिजिन उसी तरह से लिख लेना है। मान लें कि ये 6 राइट साइड पे है, ये -6 लेफ्ट साइड पर है। क्वेश्चन ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो लाजमन 6 के बराबर है या 6 से बड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 से बड़ा होने के लिए ये यहाँ इस तरफ जाएगा ना, यानी 6 से आगे की तरफ जाएगा, यानी कि 6 से आउटसाइड हो गया। इसलिए कहा जाता है ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू आउटसाइड इंटरवल जाएगा। समझ आ रही है बात? आप दूसरी तरफ आ जाएं, यानी कि अब डेविएशन जो है वो दूसरी तरफ भी 6 से आगे की तरफ मूव करेगा, -6 -7 -8 इस तरफ, है ना। तो दोनों सूरतों में देखें जो बात है वो आउटसाइड है। इंटरवल जो है वो दरमियान वाले से वो बाहर चला गया है। तो ये बड़ा फ़र्क है। तो बस अभी इन दो बातों को आप जहन में रखें और जो क्वेश्चन जो हैं वो हल कर लें। लेस देन या लेस देन इक्वल आए तो याद रखें आंसर आपका कन्फाइंड आएगा, इनसाइड इंटरवल होगा, और दूसरी सूरत में आउटसाइड इंटरवल होगा, ठीक है। और आउटसाइड इंटरवल के लिए हम आंसर और की सूरत में लिखते हैं, और इनसाइड इंटरवल के लिए हम आंसर जो है एंड की शक्ल में या उसको मिलाकर लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। इसको हम थोड़ा रेज कर लेते हैं, और गिवन जो इंटरवल है या गिवन कंडीशन जो है उसको सामने रखकर अपना आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ पे गिवन जो वैल्यू है वो क्या है? T-37 डिग्री। एब्सोल्यूट वैल्यू लगा दी, ग्रेटर देन 2.5 डिग्री, ठीक है। अभी आपको पता है कि जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू का हम बार ख़त्म करते हैं, एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव लिख लेते हैं। तो पिछली एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे किए। तो ये 2.5 डिग्री बड़ा है, यहाँ पे आगे क्या करते हैं हम, यहाँ पे सेपरेशन लगा देते हैं। सेपरेशन लगा के एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव से इसको हल कर लेते हैं। ग्रेटर देन 2.5 डिग्री, ठीक है। और यहीं पे हम माइनस वाली सूरत हाल में भी हम इसको हल कर लेते हैं कि यहाँ माइनस लिख देंगे।
और ग्रेटर देन 2.5 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हमें टेम्परेचर चाहिए तो दूसरी तरफ जाके 37 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 37 जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ये 37 को 2 में ऐड करेंगे तो वो 39.5 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप दूसरी तरफ चलते हैं, नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है तो माइनस टी, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 37 डिग्री ग्रेटर देन 2.5 डिग्री। ऐसा ही है। अच्छा, क्योंकि हमें टी की वैल्यू चाहिए तो 37 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -37 हो जाएगा। तो -37 डिग्री जो है इसको हल कर लेते हैं और कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं ताकि हम इसे आसानी से कर सकें। 2.5 माइनस 37, तो यहाँ पे माइनस कितना आया हमारे पास, -34.5 आ चुका है। तो यहाँ पर माइनस टी की वैल्यू -34.5 डिग्री आ गया। अच्छा, क्योंकि हमें तो अकेला टी चाहिए ना, तो माइनस इधर है तो माइनस ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको पिछले एक्सरसाइज में याद है कि जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करें ना, तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है। लेस देन हो तो ग्रेटर देन हो जाता है, तो ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। तो क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर रहे हैं तो इसलिए दोनों तरफ ये जो माइनस है ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे 34.5 डिग्री ये दूसरा आंसर आ चुका है। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम आंसर को फाइनल करके लिख लेते हैं कि या तो जो टेम्परेचर है वो कम है, लेस देन है 34.5 डिग्री सेल्सियस, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब क्वेश्चन के अंदर ग्रेटर देन वाली वैल्यू हो तो आंसर या यानी और की शक्ल में लिखा जाता है। तो दूसरा टेम्परेचर कौन सा है, 39 वाला, के टेम्परेचर या बढ़ जाएगा 39.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 नज़र आ रहा है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी हम मॉड वाली कंडीशन के लिहाज से हल करेंगे। क्वेश्चन ये है कि फैक्ट्री प्रोड्यूसेस मेटल रॉड दैट मस्ट बी 2.5 मीटर्स लॉन्ग। एक फैक्ट्री है जो कि मेटल रॉड्स बनाती है और वो लाजमन 2.5 मीटर होनी चाहिए। ठीक है। और जो टॉलरेंस है यानी कि कम ज़्यादा कितनी हो सकती है 2.5 मीटर के लिहाज से, या वो 0.04 ज़्यादा हो सकती है या कम, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिहाज से जो इनइक्वालिटी का मॉडल बनेगा वो ये है, मॉड x माइनस 2.5 लेस देन और इक्वल 0.04। ठीक है। तो 0.04 के लिहाज से उसमें कमी बेशी हो सकती है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल लेंथ, एक्सेप्टेबल लेंथ क्या है। तो जाहिर बात है 2.5 मीटर से हम उसमें ऐड कर देंगे 0.04, और या उसमें से 0.04 माइनस कर देंगे, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने क्योंकि ये मॉडल के लिहाज से हल करना है तो उसको हल कर लेते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने जो कंसेप्चुअल पॉइंट आपको बताया था कि लेस देन और इक्वल आए तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो आंसर है वो इनसाइड इंटरवल आता है। तो जो लोग इस क्वेश्चन पे डायरेक्ट आ रहे हैं तो उन्हें मैं सजेस्ट करूँगा कि क्वेश्चन नंबर जो 6 है वहाँ पे थ्योरी पॉइंट लाजमी देख लें। बहरहाल यहाँ पर हम जो गिवन इनइक्वालिटी है वो लिख लेते हैं, x माइनस 2.5 और इसका मॉड है लेस देन और इक्वल 0.04। ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि इसको हम, आपको पता है, एक दफ़ा पॉजिटिव लिखते हैं, एक दफ़ा नेगेटिव लिखते हैं। अब ये जो कंडीशन है लेस देन और इक्वल वाली, इसके लिए याद रखना है कि इसका एक प्रॉपर्टी होती है, एक फार्मूला होता है, वो मैं लिखने लगा हूँ। आपसे गौर से देखिएगा, आपने भी वैसे ही करना है। यहाँ पे हमने ऐसे करना है कि x माइनस 2.5 यहाँ पे हमने एज इट इज़ लिख लेना है। ठीक है। और इसको लिखने के बाद आपने ये जो ऊपर साइन है लेस देन और इक्वल का, ये इसके आगे भी लगा देना है और इसके पीछे भी लगा देना है। ठीक होगी बात। और ये काम तब करना है जब इनइक्वालिटी जो है वो लेस देन हो या लेस देन और इक्वल हो। ये बात आप कहीं नोट कर लें। ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे आप इसको माइनस से ज़रा देख लें कि -0.04। ठीक है।
और राइट साइड पे पॉजिटिव से आप लिख लें 0.04। एक दफ़ा पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता ही है कि एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर हम इसको लिखते हैं। अब इसको बारी बारी ना इसको आप हल कर लें, एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव वाली हम इधर लिख लेते हैं -0.04 लेस देन और इक्वल x माइनस 2.5। ठीक है, अब ये वाली दो वैल्यूज़ आ गई। अब दूसरी वाली दो वैल्यूज़ हैं, इसको हम इस तरफ ले लेते हैं x माइनस 2.5 लेस देन और इक्वल 0.04। ले अब इसको हल कर लेते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो -2.5 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो -0.04 प्लस 2.5, तो ये x की वैल्यू हमारी जो निकल के आएगी वो यहाँ पर हम कैलकुलेटर से भी निकाल लेते हैं। 2.5 पॉजिटिव है और इसमें हमने माइनस करना है 0.04, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2.46 आ जाएगा, 2.46। ठीक होगी बात जी, क्योंकि ये मीटर में है तो मीटर हम ज़रा बाद में लिख लेते हैं कि जब आंसर हमारा मुकम्मल निकल आएगा। तो अब ये राइट साइड वाली जो बात है इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्योंकि एक्स निकालना है तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल जो है 0.04, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2.5 राइट साइड पे आके। ठीक है, तो अब ज़रा इसकी वैल्यू देख लेते हैं कि ये कितनी बनती है। ठीक है, 0.04 और इसमें हमने प्लस करना है 2.5, तो ये आंसर हमारा आता है 2.54। तो 2.54 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक होगी बात, यानी कि जो आपकी जो लेंथ है, टॉलरेबल जो रेंज है वो ये है कि लाजमन जो लेंथ है वो 2.46 मीटर से बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, या जो लेस देन है 2.54 से बराबर होनी चाहिए या उसके लेस देन होनी चाहिए। तो इसको आप दोनों को मिला के लिख लेते हैं। तो लेस देन और इक्वल जो है वो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली जो बात है वो लिख लेते हैं 2.46 मीटर यूनिट लाजमी लिख लें आप। और ये लेस देन और इक्वल किसके है, 2.54 मीटर। ठीक है, ग्रेटर देन 2.46 और लेस देन 2.4 मीटर। देखें ये कन्फाइंड आया आपका आंसर, ये इनसाइड इंटरवल आंसर है। चलें अब ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि मशीन पार्ट मस्ट बी अलाइंड। एक मशीन का जो पार्ट है वो इस तरह से अलाइन होना चाहिए लाजमन, सो दैट इट सेंटर इज एग्जैक्टली एट ज़ीरो, कि इसका जो सेंटर है वो लाजमन ज़ीरो पर होना चाहिए। ठीक है, इफ़ इट शिफ्ट्स मोर देन 0.1 मिलीमीटर, अगर ये जो सेंटर है 0.1 मिलीमीटर शिफ्ट हो जाए किसी भी डायरेक्शन के अंदर, द पार्ट इज रिजेक्टेड, वो पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका मॉडल क्या बनेगा, मॉड एक्स ग्रेटर देन 0.1। अब देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन आ गया, तो इसका आंसर आउटसाइड इंटरवल होगा या इनसाइड इंटरवल होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बड़ी डिटेल से आपको थ्योरी पॉइंट मैंने समझाया था। डेफिनेटली ये आउटसाइड इंटरवल होगा। ठीक है, और इसका आंसर और में आएगा, यानी दो पार्ट्स के अंदर आंसर इसका लिखेंगे। चलें बहरहाल, व्हाट पोजीशंस ऑफ द सेंटर कॉज रिजेक्शन, कौन सी पोजीशंस हैं जहाँ पे ये जो रिजेक्शन का बायस बनी गई ये जो पार्ट है ना, तो उसको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल हम मॉड लिखते हैं, एक्स मॉड ग्रेटर देन 0.1, मॉड ख़त्म करेंगे प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे हम एक्स को मेंशन कर देते हैं और ग्रेटर देन 0.1, उसके बाद एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव में हम इसको हल कर लेते हैं। पॉजिटिव के लिए एक्स ग्रेटर देन 0.1 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, इसको मज़ीद तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। और नेगेटिव में माइनस एक्स ग्रेटर देन 0.1, और ये प्रॉपर्टी आपको याद हो चुकी होगी कि जो वैल्यू आपने इनइक्वालिटी में फाइंड आउट करनी होती है, अगर उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो उस नेगेटिव साइन को हमने ख़त्म करना होता है। तो नेगेटिव साइन कैसे ख़त्म होगा, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो लेफ्ट साइड पे -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये अकेला एक्स आ जाएगा और राइट साइड पे ये -0.1 आ जाएगा, है ना। लेकिन इस हरकत के साथ ये जो इनइक्वालिटी है ये फ्लिप कर जाती है, ये ग्रेटर देन है तो ये क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जो आपका आंसर निकल के आ रहा है वो ये है कि या तो एक्स जो है वो लेस देन होगा किससे, -0.1
0.1 यूनिट कौन सा है, मिलीमीटर है ना, ये देखें ऊपर क्वेश्चन के अंदर मिलीमीटर है। और जो मैंने आपको थ्योरी में भी समझाया कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर और में आता है जब भी इनइक्वालिटी ग्रेटर देन हो। अच्छा, ये एक कंडीशन तो ये होगी -0.1 वाली, और दूसरी है कि x ग्रेटर देन होगा किससे, 0.1 मिलीमीटर। ले जी, ये एक्सरसाइज 4.3 हमारी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर आपको ये जो लेसन है वैल्यूएबल लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।